कहानी का शीर्षक मैं इंतज़ार करूँगा। अनुराग जब ऑफिस से लौटा तो माधवी को बताया कि पिताजी फ़ोन किए थे। हमें प्रिया की शादी में बुआ जी के यहाँ आने बोल रहे हैं। माधवी आश्चर्य भरी निगाहों से अनुराग की ओर देखते हुए बोली, सचमुच अनु? अनु, तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। इस बुलावे का इंतज़ार उन दोनों को लगभग 3 साल से था। 3 साल हो चुके थे दोनों को विवाह हुए। अनुराग इकलौता बेटा था अरविंद जी का। इसलिए अनुराग जब उन्हें बताया कि वो माधवी नाम की अनाथ लड़की से शादी करना चाहता है, ये सुनते ही वो नाराज़ हो गए और बोले, जिसका जात पात का पता नहीं उससे तू विवाह करेगा? नहीं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता है। मैं अपने मंदिर जैसे घर में ऐसी लड़की का गृह प्रवेश नहीं करा सकता हूँ। उस दिन से अरविंद जी बातचीत बंद कर दिए थे। 1-2 बार दबी आवाज़ में माधवी बोली थी, अनु, पिताजी की बात मान लो। मेरा क्या है, मैं तो बचपन से अकेले ही ज़िंदगी जी हूँ। लेकिन तुम? पर वो नहीं माना। वो बोला, नहीं, मैं विवाह करूँगा तो तुमसे, वरना नहीं। तो तुम चिंता क्यों करती हो? पिताजी मान जाएंगे। आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद। दोनों का विवाह हो गया। अनुराग माधवी का साथ पाकर खुश था, लेकिन साथ ही शादी में अपने पिताजी के शामिल ना होने से दुखी भी था। उस दिन से अनुराग लगातार कोशिश कर रहा था अपने पिताजी को मनाने का। कई बार अनुराग अपने पिताजी से मिलने गया था, परंतु उसके पिताजी का कहना था कि तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ जा सकते हो, परंतु अकेले। माधवी को उन पर गुस्सा आने के बजाय अपनी किस्मत पर रोना आता था। परंतु आज 3 वर्षों के बाद ये खबर सुनकर कि हमें बुलाया है, माधवी का मन मयूर के जैसा नाचने लगा। दोनों खुशी खुशी ऑफिस में छुट्टी की अर्जी देकर निकल पड़े। माधवी खुश तो थी, उसके साथ साथ एक अनजाना डर भी वो महसूस कर रही थी। उनकी कार सड़क पर जितनी गति से दौड़ रही थी, माधवी का दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रही थी, वो अनुराग की ओर करीब होते जा रही थी। आखिर पहली बार माधवी अनुराग के परिवार वालों से मिलने जा रही थी। माधवी मन ही मन ये सोचकर डर रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मन ही मन बड़बड़ाई, नहीं नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुराग ने बताया, बस 10 मिनट और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे बुआ जी के यहाँ। ये सुनते ही माधवी के हाथ पांव कांपने लगे। उसके कांपते हाथों को अनुराग ने थाम लिया। उसके स्पर्श को महसूस कर माधवी की धड़कन थोड़ा थम गया था। अनुराग माधवी के हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से दबा दिया था, मानो बोल रहा हो, मैं हूँ ना। उसकी गाड़ी जैसे ही रुकी, शोर गूंजने लगा, वे लोग आ गए, वे लोग आ गए। माधवी जैसे ही गाड़ी से उतरी, अनुराग के सभी भाई बहन आकर उन्हें घेर लिए। तभी उनकी बुआ की आवाज़ आई, चलो चलो सब हटो, बहू को अंदर आने दो। उसके बाद अनुराग सभी से माधवी का परिचय कराने लगा। माधवी महिलाओं से घिरी थी। सभी से अपनी सुंदरता का प्रशंसा सुनकर अपनी नज़रें झुकाए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी अनुराग की आवाज़ आई, माधवी, पिताजी। माधवी डरते डरते उनके चरण स्पर्श को झुकी तो वो अपना हाथ माधवी के सिर पर रख दिए। माधवी खुश होकर अनुराग की ओर देखी तो मुस्कुराते हुए शरारत से आंखें मार दिया। माधवी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। 3-4 दिन कैसे बीता इसका एहसास माधवी को हुआ ही नहीं। जिंदगी में पहली बार माधवी रिश्तों को जी रही थी। प्रिया की विदाई के बाद सारे मेहमान एक एक कर जाने लगे। अरविंद जी भी माधवी और अनुराग को लेकर घर की ओर निकल पड़े। लगभग 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वे लोग घर की दहलीज पर खड़े थे। अनुराग बोला, पहुंच गए अपने घर? माधवी, अपना घर? ये शब्द सुनते ही गाड़ी से उतरते समय उसका पांव लड़खड़ा गया। अनुराग ने उसे थाम लिया। तभी एक बुजुर्ग महिला और पुरुष आए।
अरविंद जी बोले, अनुराग इन्हें बचपन से काका काकी कहकर पुकारता है। तुम भी इन्हें काका काकी कह सकती हो। इन्हीं के मदद से मैं अकेले अनुराग का पालन पोषण कर पाया। इनका आशीर्वाद लो। माधवी जैसे ही चरण स्पर्श के लिए झुकी, काकी उसे सीने से लगा ली। अरविंद जी अंदर चले गए। अनुराग बोला, काकी, काका बहू पसंद आई? काकी बोली, आएगी क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारे पिताजी को समझा रही थी, जब तक पिताजी आरती की थाल दरवाजे पर आ चुके थे। अरविंद जी खुद ही उनकी आरती उतारे। माधवी जब घर के अंदर पहुंची तो उसे महसूस हुआ अब तक जहाँ रह रही थी वो तो सिर्फ एक मकान था, असली घर तो ये है। जब तक अनुराग और माधवी फ्रेश होकर आए तब तक काकी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन परोस चुकी थी और आवाज़ लगाई, बच्चों आओ जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। काकी इतना प्यार से खिला रही थी कि हर एक निवाला पर माधवी की आंखें भर जा रही थी। खाने की थोड़ी देर बाद अनुराग को कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी लेकर वो माधवी से बोला, चलो घर तो देख ली, छत भी देख लो। छत पर चढ़ते ही मानो माधवी सपनों की नगरी में पहुंच गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात रानी की भीनी भीनी महक उसकी सांसों को महका रही थी। छत पर लगा झूला पर अनुराग उसके हाथों को थाम कर बैठा तो बोला, माधवी, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हें इस झूले पर बैठा हुआ देखूं। मैं जब कॉलेज से लौटता तो माँ के साथ इस झूले पर बैठकर घंटों बातें किया करता था। माँ का एहसास है इस झूले पर। तुम्हारे साथ इस झूले पर बैठकर मुझे एहसास हो रहा है कि माँ का आशीर्वाद हमें मिल गया। 5 साल से दोनों साथ थे, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग ही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये रात उनकी पहली मिलन की रात हो। तब कहाँ पता था कि ये उनकी आखिरी मिलन की रात है। सुबह सुबह जब माधवी रसोई घर गई तो काकी उसे पहली रसोई की रस्म अदा करने बोली। माधवी काकी के कहे अनुसार सब कुछ करते जा रही थी। माधवी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो सचमुच अनुराग के लिए पहली बार खाना बना रही हो। शाम को अरविंद जी एक छोटा सा समारोह रखे थे माधवी के गृह प्रवेश की खुशी में। ज़्यादा नहीं, बस अरविंद जी के कुछ करीबी दोस्त और पुरोहित जी आए थे। सभी मेहमानों के जाने के बाद पुरोहित जी के सोने का इंतजाम काका कर दिए और ये लोग अपने कमरे में आ गए, परंतु अरविंद जी को पुरोहित जी रोक लिए थे। कमरे में जब आए तो अनुराग पुरोहित जी की ढेर सारी चमत्कार के बारे में माधवी को बता रहा था। माधवी बोली, अनु, तुम इन सब बातों को मानते हो? अनुराग बोला, हाँ बिल्कुल मानते, बहुत विश्वास करती थी माँ इनके कहे बातों पर। माँ पिताजी पुरोहित जी से बिना पूछे कुछ काम नहीं करते थे। माँ अक्सर कहती थी पुरोहित जी सब कुछ सही सही बताते। माधवी जल्दी उठ गई थी, परंतु अनुराग अभी भी सो रहा था। माधवी स्नान ध्यान के बाद पौधों में पानी दे रही थी। तभी अनुराग पीछे से आकर उसे अपने बाहों में भर लिया। तभी नीचे से अरविंद जी की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी और अनुराग माधवी का हाथ पकड़े तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे कमरे में पहुंच गया। अरविंद जी पुरोहित जी पर गुस्साते हुए बोल रहे थे, पुरोहित जी। अरविंद जी की कोई बात नहीं सुन रहे थे और वो बोले, जा रहे थे इस लड़की के कारण। आज तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया। ये लड़की अनुराग के लिए सही नहीं है, ये इसका दुख का कारण बनेगी। मैं इसका मस्तक पढ़ चुका हूँ, इसके जीवन में कोई और पुरुष का आगमन लिखा है। अरविंद जी गुस्से से लाल होकर पुरोहित जी को घर से जाने बोल दिए, परंतु अनुराग ये सुनते ही माधवी के हाथों को जो अब तक थामे हुए था एक झटके से छोड़ दिया। उसका छोड़ने का अंदाज माधवी के अंतर मन को घायल कर दिया था। पुरोहित जी घर से निकल गए थे। अरविंद जी अपना हाथ माधवी के सिर पर रखकर बोले, इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इंसान की पहचान है, और अपने कमरे में चले गए। माधवी चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो देखी कि अनुराग पुरोहित जी को पीछे से आवाज़ देकर रुकने बोल रहा था, फिर उन्हें रोककर बहुत सारी बातें कर रहा था। माधवी वहीं खड़ी खड़ी अनुराग को देख रही थी। बात करने के बाद अनुराग ने झुककर उनके चरण का स्पर्श किया। पुरोहित जी अनुराग के सिर पर हाथ रखे और फिर वहाँ से निकल पड़े। वो तो वहाँ से निकल गए, लेकिन अब ये अपने शब्दों के छाप अनुराग के मन पर छोड़ गए। उस दिन के बाद अनुराग पूरी तरह से बदल गया था।
उसकी निगाहें माधवी को हमेशा शक की नज़र से देखता। किसी भी पुरुष से माधवी को बातें करते देख उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर जाता। उस दिन माधवी सोच ली थी कि आज अनुराग से बात करके ही रहेंगी। अनुराग को देखते ही पूछी, अनु क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें और मेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं रहा? और वो पुरोहित जी? माधवी अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं की थी कि अनुराग ने उसे रोक दिया। पुरोहित जी के बारे में कुछ मत बोलना। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो सही लगे वो करो, परंतु पुरोहित जी एक के बारे में एक शब्द नहीं। माधवी बोली, और मेरा मेरा क्या? तुम्हारा क्या? तुम्हारे जीवन में तो। बोलते बोलते चुप हो गया। उसके शब्दों से आहत हो माधवी अरविंद जी और काका काकी का आशीर्वाद लेकर अनुराग के सामने जाकर बोली, अनु मैं जा रही हूँ। अनु कुछ तो बोलो, मैं जा रही हूँ। अनुराग कुछ नहीं बोला, बस अपना मुंह फेरे खड़ा था। उस दिन के बाद कभी भी माधवी का सामना अनुराग से नहीं हुआ, लेकिन एक दिन भी नहीं गुजारा होगा जिस दिन वो अनुराग को अपने पास महसूस नहीं की थी। हर दिन उसके लौट आने का इंतज़ार। बरसों बीत गया पर ना तो उसका फ़ोन आया और ना ही वो। परंतु आज एक कॉल आया। हेलो सुनकर माधवी का रोम रोम सिहर गया। चिर परिचित आवाज़, माधवी बेटा मैं काका बोल रहा हूँ। भैया जी अंतिम सांस ले रहे हैं, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अगर तुम आ जाती तो बड़ा एहसान होता। माधवी कुछ नहीं बोली, पर उसके आँख से झड़ते आंसू सब कुछ बयां कर रहा था। वो फ़ोन रख दी और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। स्टेशन पहुंच चुकी थी। कभी सोची नहीं थी कि दोबारा वहां जाऊंगी, लेकिन आज 15-16 साल बाद फिर से वही एहसास, वही डर, वही कांपते हाथ। तभी अंश उसके हाथों को थाम लिया और बोला, मम्मा नहीं मन है तो मत जाओ ना। माधवी बोली, बेटा चलते हैं, जाते हुए लोगों की अंतिम इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ये बोलते हुए माधवी उसके कंधे पर अपना सिर टिका दी। ट्रेन सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। 7-8 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन से उतरी। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। माधवी को चलने में तकलीफ़ हो रही थी। अंश एक हाथ से बैग को और दूसरे हाथ से माधवी के हाथों को थाम कर चल रहा था। बाहर निकलकर टैक्सी वाले को आवाज़ दिया, टैक्सी टैक्सी। तभी पीछे से एक और आवाज़ सुनाई पड़ा। माधवी मुड़ कर देखी तो वो अनुराग था। टैक्सी वाला बोला, जब एक ही जगह जाना है तो साथ ही चलिए। माधवी अंश के साथ पीछे बैठ गई थी। अनुराग ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। माधवी की तरह ही उसके भी कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। अनुराग बार बार मुड़कर माधवी और अंश की ओर देख रहा था। अंश हूबहू अनुराग की तरह दिखता था। अंश उस व्यक्ति को देखते ही समझ चुका था कि वो कौन है। हजारों बार अपनी माँ को उसकी तस्वीरों को निहारते हुए देख चुका था। टैक्सी घर के पास आकर रुक गया। वो पुरानी यादें एक बार फिर से चलचित्र की तरह माधवी के नज़रों के सामने से गुजर रहा था। अंदर पहुंचकर माधवी और अंश अरविंद जी के सिराहने बैठ गए। अरविंद जी उसे हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। वो कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थे। एक हाथ में अनुराग का हाथ और दूसरे हाथ में माधवी और अंश का हाथ थाम कर बिना पलके गिराए देखे जा रहे थे। कुछ पल के बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि अरविंद जी जा चुके हैं। काका काकी माधवी और अंश का सामान कमरे में रखवा दी थी। अनुराग बहुत दुखी था। माधवी का कई बार मन हुआ कि आगे बढ़कर उसे सीने से लगा ले, लेकिन हर बार उसका पांव ठिठक जाता। अरविंद जी का 13वीं हो चुका था। माधवी निकलने से पहले एक अंतिम बार पूरा घर देख लेना चाह रही थी। वही कमरा, वही छत, वही रात रानी की भीनी भीनी खुशबू, वही झूला, पर वो एहसास नहीं था। कहीं नहीं था, कहीं नहीं। टैक्सी दरवाजे पर लगी थी। अंश सामान रख चुका था और आवाज़ दे रहा था, मम्मा जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। तभी अनुराग आवाज़ दिया, माधवी रुक जाओ ना। माधवी का दिल कह रहा था, काश ये तुम उस समय बोले होते। माधवी घर से निकल पड़ी। फिर अनुराग ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।